अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए उनके हिंदी कोर्स बी के लिए उसके संचयन भाग 2 से सपनों के से दिन पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं। और यह पाठ जो है गुरदयाल सिंह जी के आत्मकथा का एक अंश है। गुरदयाल सिंह पंजाबी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, कवि और लेखक है। लेखक आमतौर पर गद्यकार हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो पंजाबी भाषा ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय साहित्य में गुरदयाल सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। सोचिए, इनको ज्ञान, इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके गद्य साहित्य को पढ़ेंगे, इनके आत्मकथा अंश को भी पढ़ेंगे, और जो इनके गद्य साहित्य है, इनकी रचनाएं हैं, उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही संवेदनाओं को झकझोरने वाली इनकी कहानियां होती हैं, इनके उपन्यास होते हैं। ये महत्वपूर्ण गद्यकार हैं भारतीय साहित्य के। तो आइए सबसे पहले हम सपनों के से दिन पाठ को माइंड मैप के द्वारा करते हैं कि कैसे। सपनों के से दिन, मुख्य पात्र लेखक, बचपन के साथी पीटी सर हेडमास्टर शर्मा जी, और हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का सद्व्यवहार, छात्रों के प्रति सहानुभूति, लेखक को पुरानी किताबें दिलवाना, पीटी सर को मुअत्तल करना। ये मुख्य पॉइंट। इसमें कुछ त्रुटियां हैं, टाइपिंग एरर है, तो आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। छुट्टियों के गृह कार्य की चिंता सताना, पिटाई का डर सताना, ओमा का आदर्श सामने रखना, मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझना। अगला है, मित्रों के साथ खेलते हुए भाषा कभी बाधा नहीं बनती है। थी गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाना, दूध दही खाना, दोपहर में तालाब में नहाना। अंग्रेज अफसरों द्वारा लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए प्रलोभन देना, नौटंकी करना, बच्चों के मन में धूली वर्दी पहनकर, धूली में बड़ी की मात्रा होगी, देखिए ये टाइपिंग एरर है, वर्दी पहनकर फौजी होने की के अरमान जागना। पीटी सर का भय, उनका बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करना, फारसी की कक्षा में मुर्गा बनने का पनिशमेंट देना, मास्टर प्रीतम चंद के बच्चों को स्काउटिंग का अभ्यास करवाते हुए शाबाशी देना, कॉपी में गुड की अपेक्षा अधिक मूल्यवान लगता था। पीटी सर से इतने बच्चे डरते थे कि वो साल भर में वो एक बार अगर शाबाश कह दे तो दूसरे टीचर, दूसरे अध्यापक उनके नोटबुक में गुड जो लिखते थे, उनके काम को देखकर उनसे कहीं ज़्यादा मूल्यवान उन्हें वो लगता था। क्यों लगता था, ये आप कहानी जब पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे पाठ की रूपरेखा किस तरह की है। पाठ की रूपरेखा सपनों के से दिन गुरदयाल सिंह द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने आज के से लगभग 60-70 वर्ष पहले के अपने विद्यालयी जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने अपने स्कूली जीवन के अनुभवों को वर्णित करते हुए कहा है कि उनके साथ खेलने वाले उसके सभी साथी आसपास के इलाकों एवं राज्यों के निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे थे। वे नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी पहने, टूटे बटनों व फटे कुर्ते और बिखरे बालों वाले खेल के पीछे दीवाने बच्चे थे। घुटने, पांव, पिंडलियों पर चोट खाए हुए और इस चोट के लिए घर के सदस्यों से सहानुभूति की जगह और अधिक पिटाई खाने वाले, किंतु पिटकर भी खेल न छोड़ने वाले बच्चे थे। बच्चों के लिए खेल बहुत मज़ेदार होता है। खेल के प्रति उनका आकर्षण इतना होता है, अरे भाई मैं क्या बताऊं, बच्चे तो बच्चे, हम भी अध्यापक भी बच्चों को जब मैदान में खेलते हुए देखते हैं, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, तो यकीन मानिए मेरा भी दिल मचलने लगता है। और मैं तो कई बार उधर से गुजरता हूं तो बच्चों से कहता हूं दिखाओ मैं बैटिंग करता हूं, और या दिखाओ मैं बॉलिंग करता हूं। तो बच्चे इतने प्रफुल्लित होकर शामिल करते हैं हमें अपने खेल में कि बस मत पूछिए। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। तो ये यहाँ पर वही है, बच्चों का खेल प्रेम, ये तो जग जाहिर है। लेखक ने अपनी आत्मकथा के इस अंश में स्पष्ट किया है कि बचपन में सभी बच्चों का एक जैसा हाल होता है। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बेतरतीब व मैले से कपड़े, फटे छोटी छोटी गलियों में खेलते कूदते फिरते थे। भागते दौड़ते समय हाथ पैर छिलने या चोट लगने पर कोई परवाह नहीं करता।
बल्कि परिवार वालों से डांट ही पड़ती थी। परंतु खेल के प्रति लगाव कम नहीं होता था। लेखक बच्चों के इस खेल प्रेम को तब समझ पाया जब उसने बाल मनोविज्ञान पढ़ा। सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती हैं। उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे और माता पिता भी पढ़ाई के लिए जबरदस्ती नहीं करते थे। लेखक का बाल्यकाल, लेखक का बचपन कैसा था? लेखक के अधिकांश मित्र राजस्थानी या हरियाणा के मूल निवासी थे, जो व्यापार के उद्देश्य से आए अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी, पर खेलने की बात सभी भली प्रकार समझ लेते थे। बचपन में हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। उन दिनों स्कूल में साल के शुरू में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी, फिर छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए उदाहरण के लिए आईपीएल का मैच आप देख सकते हैं, ले सकते हैं कि यहाँ पर इस आईपीएल के मैच में विदेशी खिलाड़ी कितने सारे होते हैं, लेकिन और बहुत से ऐसे हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं जो उनकी भाषा को नहीं समझते हैं, लेकिन दोनों जब बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को अपनी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ करा देते हैं, एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और दूसरी बात, जो रंग बिरंगे फूलों की सुगंध की बात कही है, आज से लगभग मैंने 30 साल पहले या 25 या 30 साल पहले मैंने या 30 साल पहले मैंने विद्यालयी जीवन का अंत ये किया था। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी मुझे अपने विद्यालय के जो फूल जो थे, जो मैं तोड़ता था और दूसरे बच्चों के साथ फूल, गेंदा के फूल होते थे और हाथ से ही, कॉपी से ही उसको एक दूसरे को हम फेंकने खेलने लगते थे, बैडमिंटन का रैकेट को नुमा बनाकर। तो बहुत मज़ेदार खेल होता है। आप लोगों ने भी खेला होगा, आप लोगों को भी अनायास ही वो चीज़ें याद आ जाएंगी बचपन में जो चीज़ें आप करते हैं। ग्रीष्मावकाश के दिन छुट्टियां प्रारंभ होते ही लेखक गुरदयाल सिंह जी माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। हम लोग भी जाते थे। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते तब अपने घर से थोड़ी दूरी पर बने तालाब पर जाया करते थे। कभी कभी पानी में कूदते, कभी रेत के टीले पर चढ़ते, कभी कभी तालाब में कूदकर अच्छे तैराक की तरह हाथ पांव हिलाते। इन शरारतों में कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य, होमवर्क जो कहते हैं, ग्रीष्मावकाश कार्य जो है, वो कब खत्म हो जाता, वो बन ही नहीं पाता, वो समय नहीं निकल पाता। सारी मस्ती में बाधा कुछ मित्र ऐसे थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टर जी की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते थे। कभी कभी कुछ समय के लिए लेखक भी ऐसे बच्चों को अपना नेता मान बैठता था। अब देखिए, लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल 9 कमरे थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और अनुशासन में खड़े छात्रों को देखकर बहुत खुश होते थे। मास्टर प्रीतम चंद जो खेल अध्यापक थे, स्वभाव से बहुत कठोर थे। सरल तथा विनम्र स्वभाव के हेडमास्टर 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। क्रोध आने पर कभी कभी गाल पर हल्की सी चपत लगाते थे। फिर भी स्कूल जाने से बच्चे जी चुराते थे। बिल्कुल होता है। मैं जब देखता हूँ स्कूल में बहुत से बच्चे जो प्राइमरी जो आते हैं वो रोते हुए आते हैं। उनके मम्मी पापा गेट तक छोड़ जाते हैं और दीदी भैया जो गेट पर होते हैं वो बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन बड़े ही रोते हुए स्कूल जाते हैं, क्लास की ओर जाते हैं। लेकिन छुट्टी के समय देखिए कितने खुश होते हैं। उनकी प्रफुल्लता देखकर आप मुग्ध हो जाएंगे। मैं भी हो जाता हूँ जब खेल अध्यापक स्काउटिंग का अभ्यास कराते, नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़वा कर ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और गलती न करने पर जब वह शाबाश कहते तो ऐसा लगता कि लेखक या उसके मित्रों ने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार। हेडमास्टर साहब लेखक को हर वर्ष किसी धनी लड़के की पुस्तकें दिलवा देते थे। यद्यपि उन दिनों नई किताबें भी बहुत कम कीमत में आ जाती थीं, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 रुपये की भी बहुत कीमत थी।
अपने परिवार में लेखक ही पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई श्रेणी में पहुंचने पर कभी कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। वह सदैव पढ़ाई का बोझ बढ़ने और अध्यापकों द्वारा भयभीत रहता था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। वह समय दूसरे विश्व युद्ध का था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने देहांत हो गया था। अंग्रेजों पिछले वर्ष ही उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज 1923 में गिरफ्तार अंग्रेजों ने उन्हें 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और जिनको कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, फौज में उसे वहाँ पे भर्ती करके उसमें जेल में बंद कर दिया था। फौज में भर्ती होने के लिए अपने से नहीं करवा पा रहे, तो कुछ उल्टी सीधी पंक्ति हो गई है यहाँ पर। तो अंग्रेज जो थे नौटंकी वालों को साथ लेकर आते थे और नौटंकी में फौजियों का सुखी जीवन दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जाता था। मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व, मास्टर प्रीतम चंद का ठीकना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी लोगों का ध्यान खींचते थे। देखिए ये यहाँ पर जो मैंने किया है, उनके व्यक्तित्व पर भी प्रश्न हो सकता है, कॉम्पिटेंसी प्रश्न बनेंगे और उनके व्यक्तित्व चरित्र चित्रण कीजिए, अपने शब्दों में चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ से आप ले सकते हैं पॉइंट्स को कि वह लेखक को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार उन्होंने कार्य न करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया। जब वह यह दृश्य हेडमास्टर साहब ने देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को शिकायत लिख भेजी और प्रीतम चंद को मुअत्तल कर दिया। एक बार लेखक ने देखा कि प्रीतम चंद भिगोए हुए बादामों का छिलका उतार कर पिंजड़े में बंद तोतों को खिला रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार स्कूल के कठोरतापूर्ण व्यवहार से सर्वथा भिन्न था। बच्चों को चमड़ी उधेड़ देने की जो मुहावरे हैं उसे सत्य करते हुए पिटाई करते थे। यह सब कुछ आश्चर्यजनक ही लग रहा था बच्चों को। देखिए अब इस प्रश्न जो हमने पाठ को बिंदुवार तरीके से किया है, इसके बाद कुछ प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न जो हैं कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न हैं। ध्यान दीजिए, मैं एक एक प्रश्न और उसके उत्तर को भी लेकर आया हूं, तो आप प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए। देखिए, लेखक को स्कूल जाने के नाम से उदासी क्यों आती थी? सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको स्कूल जाना कैसा लगता है और क्यों? लेखक को बचपन में स्कूल कभी भी खुशी से भागे जाने की जगह नहीं लगी। चौथी कक्षा तक लेखक अपने कुछ सहपाठियों की तरह रोते चीखते ही स्कूल पहुंचता था। कई बच्चे तो स्कूल तालाब में बसते तो स्कूल तालाब में किताब कॉपियों को फेंक पढ़ाई को ही तिलांजलि दे देते थे। यह तब संभव हुआ जब कह रहे कि स्कूल में जीवन नीरस तथा कैदी सा होता था और उनके प्रति मन में निराशा के भाव होते हुए भी धीरे धीरे स्कूल उसे भाने भी लगा था। यह तब संभव हुआ जब स्काउटिंग के अभ्यास का मौका लेखक को मिला। नीली पीली झंडियों को हिलाते हुए परेड करना उसे अच्छा लगता था। धोबी से धुली वर्दी, पॉलिश किए जूते तथा जुराबों को पहनकर फौजी जवान की तरह महत्वपूर्ण आदमी बनने की लालसा ने स्कूल के प्रति उसके भाव को बदल दिया। लेखक को परेड में भाग लेना अच्छा लगने लगा और इस कारण स्कूल के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ गया। अगला प्रश्न है और यह भी कॉम्पिटेंसी प्रश्न है। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों से मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था तथा उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया जाता था। देखिए अब इसका उत्तर यहाँ पर दिया वो दे रहा हूँ। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल की छुट्टियों का मजा ही यूं ही जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन छुट्टियों में मिले काम को पूरा करना भी जरूरी होता था। यदि छुट्टियों का काम पूरा किए बगैर स्कूल जाता तो शिक्षकों द्वारा पिटाई होने का भय था। इस कारण उन कामों को पूरा करने की योजनाएं बनाता था। लेखक हिसाब लगाता कि गणित के शिक्षक ने 200 से कम सवाल हल नहीं करने हैं, हमने 200 सवाल कम से कम दिए हैं और 10 सवाल अगर रोज किए जाएं तो 20 दिन में 200 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा वह तब सोचना शुरू करता जब छुट्टियों के समाप्त होने में केवल 1 महीना शेष बचता। अगले 10 दिन खेल कूद में बीत जाते
तब पिटाई का भय शुरू बढ़ जाता। पिटाई के भय को दूर करने के लिए 10 की बजाय 15 सवाल रोज निकालने की योजना बनाता। योजना बनाने के बाद छुट्टियां कम लगने लगती, तेजी से समय व्यतीत हो जाता। लेखक के बचपन के कई साथी ऐसे थे जो सवाल करने के बदले शिक्षक की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। छुट्टियों के पूरा हो जाने पर काम नहीं हो पाने की स्थिति में लेखक अपने सहपाठी ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना करता था। अगला प्रश्न देखिए, स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरी धुली ड्रेस, बूट व जुराब पहनता था। जब वह कदम मिलाकर परेड करता था तो स्वयं में एक फौजी जैसी आन बान शान को महसूस करता था। विद्यालय जीवन में इस प्रकार की गतिविधियों एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इससे विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन एवं मेहनत का समावेश करके देश के लिए उपयोगी नागरिक बनाए जा सकते हैं। खेल कूद, वाद विवाद, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आदि विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करती हैं। पुस्तकों से बालक को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु ये गतिविधियां उसे व्यावहारिक ज्ञान देती हैं। बालक में धैर्य, अनुशासन, लगन, मेहनत, कर्तव्य परायणता, आपसी सामंजस्य आदि गुण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज की शिक्षा व्यवस्था की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं? सपनों के से दिन पाठ में अपनाई गई विधियां आपस के संदर्भ में कहां तक उचित लगती हैं? जीवन मूल्यों के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। अपने विचार, ये कॉम्पिटेंसी है, क्रिएटिव प्रश्न है, इसके उत्तर भी उसी तरह से होंगे। कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के एक जैसे उत्तर हों, अलग अलग हो सकते हैं। और उसी तरह से आपके एग्जामिनर जो टीचर हैं जो पेपर चेक करेंगे वो भी उसी तरह से करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है कॉम्पिटेंसी आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर जांचने का। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के विद्यालय में अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का वर्णन किया है। स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता तथा निर्दयता की हद तक उतर जाते हैं। चमड़ी उधेड़ने तथा खाल खींचने की धमकी से भी बच्चों को डराया जाता था। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। विद्यार्थियों पर पाठ याद करके नहीं आने पर विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सजा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे अमानवीय माना गया है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि अभिभावकों की को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी। पढ़ाई को व्यर्थ समझने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अपने अनुमान के आधार पर उत्तर दीजिए। यहां पर भी ये भी कॉम्पिटेंसी है, अलग अलग हो सकते हैं अनुमान बच्चों के। प्रस्तुत पाठ में अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में रुचि न रखने के कारण सामाजिक वातावरण माना जाता है। लेखक के अधिकतर पड़ोसी व्यवसाय करते थे। कोई परचून की दुकान चलाता था तो कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा करता था। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपेक्षा व्यवसाय में लगाने पर अधिक बल देते थे। वे अपने बच्चों को अक्सर डॉक्टर, वकील न बनाकर बही खाते जांचने और मुनीमी आदि का काम सिखाना चाहते थे। मेरे अनुमान के आधार पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का कम पढ़ा लिखा होना तथा गरीबी आदि कारण ही ऐसे हो सकते हैं जिससे अभिभावक पढ़ाई को व्यर्थ समझते थे। सपनों के से दिन पाठ से पाठक को क्या संदेश मिलता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। ये आपके लिए है, बिल्कुल खुली है, आप लिखिए आपके क्या इसमें है। कह रहे उत्तर जो है मैंने इसमें संभावित उत्तर दिए हैं आपकी तरफ से। कह रहे कि प्रस्तुत पाठ स्वयं में गागर में सागर की भूमिका निभाता है। इस पाठ के माध्यम से शिक्षा के मूल्यों, जीवन में खेल कूद का स्थान, अनुशासन तथा बाल मन के उत्साह संबंधित चित्र को हमारे सम्मुख रखता है। इस पाठ के माध्यम से रुचिगत शिक्षा प्रणाली के दोषों को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को
सुधारने का संदेश दिया गया है। इसी के साथ समाज में उपस्थित उन अभिभावकों को जो स्वयं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, उनको शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। अब आपके लिए धन्यवाद शब्द है। धन्यवाद शब्द से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं, तो सुनिए मैं क्या बात करना चाहता हूं। देखिए, इस पाठ से मैंने कोशिश की है कि कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न पूछे जाएं। दीर्घ उत्तर या प्रश्न होंगे, 50 से 60 शब्दों में प्रश्न लिखने के लिए आता है, और ये प्रश्न जो होंगे 60 शब्दों में कॉम्पिटेंसी प्रश्न होंगे। उत्तर आपको देने हैं। उत्तर जब लिटरेचर है, साहित्य है, तो उत्तर जो है हर एक बच्चे का कोई जरूरी नहीं कि एक जैसे ही उत्तर हो। मैंने यहां कोशिश की है उत्तर देने की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसे उत्तर हो। उत्तर थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन संदर्भ तो पाठ्य पुस्तक ही होगा। पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है सपनों के से दिन, उसी के आधार पर आप कर सकते हैं। अपने विचार व्यक्त कीजिए, पाठ से उदाहरण दे दीजिए। ये है आपको अच्छे अंक लेने का तरीका। अब जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरा जोश कैसे दुगना होगा, आप खुद बताइए। और अब मैं धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद कहने से एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो भूलिए ही नहीं। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद।